2021 का जो पीटी था उसमें भी फर्स्ट पाली का उसका हम लोग 5 सवाल कल किए थे। आज हम लोग का छठा सवाल होगा। कुल मिलाकर के 11 सवाल है। 6 सवाल अभी हम लोगों को करना, जल्दी से कर लेंगे। चलिए, तो हम लोगों का ये छठा सवाल है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नानकिंग की संधि। कौन सी संधि? नानकिंग की संधि। अफीम का जो युद्ध हुआ था ये चीन और ब्रिटेन के बीच, चीन प्लस ब्रिटेन के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई थी। ठीक है ना साहब? वर्चस्व की लड़ाई थी। ब्रिटेन के द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया था और जिसके कारण फिर क्या हुआ? जिसके कारण फिर ये अफीम का युद्ध हो गया। और अफीम का युद्ध जो था, प्रथम अफीम युद्ध, यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ? नानकिंग की संधि के साथ ये समाप्त हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में थोड़ा सा। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध की समापन करने वाली जो संधि है वो है नानकिंग की संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन के द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। मतलब ब्रिटेन जो था ये चीन पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण चीन अपनी सुरक्षा के लहजा से ये पलटवार किया और यही पलटवार का परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या पड़ गया? अफीम का युद्ध। यह युद्ध 1839 से लेकर के 42 तक चला था। 1839 से लेकर के 1842 तक चला था। युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन के चिंग राजवंश बोल सकते हैं या फिर इसी को मांचू राजवंश भी कह सकते हैं। तो चिंग राजवंश की सरकार को नानकिंग की संधि करनी पड़ी। मतलब इस युद्ध में ब्रिटेन भारी हो गया, मतलब ब्रिटेन की जीत हो गई और अंत में जाकर के चीन का जो राजवंश था चिंग राजवंश ये ब्रिटेन के साथ, क्योंकि हार की स्थिति को देखते हुए क्या कर लिया? संधि कर लिया। और ये जो संधि किया, ये संधि कौन सा था? नानकिंग की संधि। कौन सी संधि थी? नानकिंग की संधि। ठीक है ना? चलिए, नानकिंग संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेश देश बन गया था। मतलब पूरा उपनिवेश नहीं कहलाया। उपनिवेश मतलब समझते हैं? गुलाम। जैसे कि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है ना? उपनिवेश था। और लेकिन आप देखिए यहाँ पर चीन क्या था कि पूरी तरह से ब्रिटेन के अधीन तो नहीं हो पाया, पूरी तरह से ब्रिटेन का अधिकार तो यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन अर्ध उपनिवेशक देश बन गया। मतलब कुछ तो चीनी जो राजवंश था उसके शासन व्यवस्था यहाँ पर होने लगा और कुछ जो है सो ब्रिटेन के द्वारा लगाए गए शासन व्यवस्था को लागू किया गया। तो इस तरह से ये अर्ध उपनिवेश देश बन गया। ठीक है साहब? इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साहब? चलिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि दूसरा, आप देखिए, प्रथम अफीम युद्ध था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर के 1860 ईस्वी तक चला। और द्वितीय अफीम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह त्यांजिंग की संधि के साथ, किस संधि के साथ हुई थी? त्यांजिंग। तो पहला था नानकिंग की संधि और दूसरा जो है त्यांजिंग। पहला जो युद्ध था 1839 से लेकर के 42 तक नानकिंग की संधि के साथ समाप्त हुआ और दूसरा 1856 से लेकर के 60 तक और त्यांजिंग संधि के साथ ये समाप्त हुआ। चलिए साहब, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। आंसर हो जाएगा इसका कन्नौज। देखिए साहब, हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभूति राजवंश का, पुष्यभूति वंश या बोलिएगा वर्धन वंश का ये शासक था। पुष्यभूति वंश की स्थापना जो किया था पुष्यभूति किया था। ठीक है साहब? और पुष्यभूति जो किया था ये गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना, क्या बोले, वो शुंग वंश का था ना, तो इसीलिए कंफ्यूज करेगा आपको। पुष्यमित्र शुंग और पुष्यभूति वंश अलग है और पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, तो जब इन्होंने स्थापित किया इससे पहले कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। गुप्त वंश का जब पतन हुआ था तब पुष्यभूति जो था ये पुष्यभूति वंश की स्थापना किया। और इस वंश का प्रतापी जो राजा हुआ वो कौन हुआ? प्रतापी राजा जो हुआ, नहीं, इससे पहले जो था वो प्रभाकर
प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन जो एक तरह से बताइए बोल सकते हैं कि पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्रता का जन्मदाता यही था। मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के राज करना ये पुष्पभूति नहीं कर पाया। ये प्रभाकर वर्धन जब आया तब ये पूरी तरह से पुष्पभूति वंश को स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया, काम करने के लिए, या पूरी स्वतंत्रता के साथ ये काम करना शुरू किया, जिसके कारण इसे कहा जाता है कि पुष्पभूति राजवंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता इसे बोला जाता है, ठीक है साहब। इस प्रभाकर वर्धन को 3 संतान थे। 3 संतान में एक था आपका राजवर्धन, दूसरा जो था हर्षवर्धन, समझिएगा, दूसरा था आपका हर्षवर्धन, और तीसरा थी एक पुत्री थी राजश्री, तीसरी पुत्री थी वो थी राजश्री, ठीक है ना। तो प्रभाकर वर्धन का 3 संतान, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन, एक राजश्री। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तब जाकर के शासक जो बनता है राजवर्धन बनता है। कौन बनता है? राजवर्धन, ये शासक बन जाता है, ठीक है साहब, ये शासक बन जाता है। और राजश्री का विवाह जो हो जाता है यह ग्रह ब्रह्मा से हो जाता है, ग्रह ब्रह्मा से हो जाता है। राजश्री का जो विवाह है ना ये ग्रह ब्रह्मा, इसका मतलब राजवर्धन का ये कौन हुई? बहन हुई, और ये ग्रह ब्रह्मा कौन हो गया? इसका जीजा हो गया ना साहब, जीजा हो गया। लेकिन इस जीजा का हत्या कर देता है, कौन कर देता है? देवगुप्त, नहीं, देवगुप्त कर देता है, ठीक है साहब, देवगुप्त जो है वो कर देता है, इसकी हत्या देवगुप्त कर देता, समझिएगा, इसकी हत्या कौन कर दिया? देवगुप्त। किसको? ग्रह वर्मा को, मतलब राजवर्धन के जीजा को, और राजश्री को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। ऐसा नहीं बात है, राजश्री को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। बताइए किसी के जीजा को मार दीजिएगा, क्या बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बस ये राजवर्धन क्या कर दिया? देवगुप्त को मार दिया। राजवर्धन जो है, राजवर्धन ये किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया, देवगुप्त को मार दिया, ठीक है साहब। देवगुप्त को कौन मार दिया? राजवर्धन मार दिया। ऐसा नहीं बात है। जब इसको मार दिया तो देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, क्योंकि इसके दोस्त को मार दिया तो ये क्या किया कि इसको मार दिया, राजवर्धन को मार दिया शशांक मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि शशांक का दोस्त था देवगुप्त, और ये दोस्ती निभाने के कारण शशांक क्या कर दिया? राजवर्धन को मार दिया कि मेरे दोस्त को तुम कैसे मार सकता है। देखिए दोस्ती कैसा होता है। लेकिन अभी के समय में हर एक फ्रेंड कमी ना होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड कैसा होता है, देख रहे, जान दे दिया, जान ले लिया, है कि नहीं? लेकिन आजकल देखिए क्या होता है। चलिए अब देखिए साहब, ये हो गया ना, अब देखिए ये शशांक हो गया। अब क्या किया कि हर्षवर्धन जो है, अब बताइए इसके भाई को मार दिया, इसके भाई को मार दिया। हर्षवर्धन को बढ़िया बुझाएगा क्या? नहीं बुझाएगा ना। अब हर्षवर्धन इसको पराजित कर दिया, इसको हरा दिया, इसको जो है सो हरा दिया। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसको हरा दिया, और अंत में जाकर के, उस समय तो मरा नहीं, बाद में जाकर के ये मर जाता है 619 में जाकर के। कौन? शशांक। जब शशांक मरता है तब इसका जो है ना लड़ाई पुष्पभूति वंश का शशांक के साथ ये खत्म होता है। ऐसा नहीं बात है, क्लियर हो गया ना? चलिए साहब, इसके बाद और भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या फैक्ट्स है इससे जुड़ा हुआ। चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या होता? कन्नौज। चलिए, पुष्पभूति वंश के बारे में पूछा, क्योंकि हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक से पूछा है, जिस टॉपिक से, मेरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लेना। चलिए, गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्पभूति ने पुष्पभूति वंश की स्थापना की, या तो इसे क्या कहा जाता है? वर्धन वंश कहा जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी का नाम बना लिया थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा जो है ना, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जिला, वहाँ पड़ता है, ठीक है साहब। ये थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि पुष्पभूति राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तब बोलेंगे थानेश्वर, क्योंकि हर्षवर्धन बाद में जब शशांक को मार दिया था ना, शशांक जब मारा गया तो कन्नौज का क्षेत्र ले लिया था ये, क्योंकि कन्नौज के क्षेत्र के इसी के अधिकार में था, शशांक के अधिकार में, तो कन्नौज का क्षेत्र ले लिया था और कन्नौज को अपना राजधानी बना लिया। ऐसे बात, वो हर्षवर्धन किया था। लेकिन पूरे पुष्पभूति वंश में जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर हुआ करती थी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता एवं प्रथम प्रभावशाली शासक कौन थे? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन परम भट्टारक
महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कई बार सवाल आएगा कि पुष्पभूति वंश का हुआ कौन सा शासक था जिसने परम भट्टारक की उपाधि या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये बीपीएससी पूछा है साहब। चलिए प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। इसकी पत्नी का नाम यशोमती। और इसके जो 3 संतान थे, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक पुत्री कौन थी? राजश्री थी। ठीक है साहब। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद शासक कौन बन जाता है? राजवर्धन बन जाता है। यही बात बोले ना अभी, राजवर्धन बन जाता है। फिर देखिए राजश्री का जो विवाह हो जाता है कन्नौज के मौखरी राजा, मौखरी ये राजवंश का नाम है। जैसे कि हम लोग मुगल राजवंश पढ़ते हैं, उसी तरह से मौखरी राजवंश हुआ करता था और कन्नौज का ये राजा। और याद रखिएगा साहब, आप देखिएगा कि कन्नौज एक ऐसा जगह था कि पूरे इतिहास में कन्नौज के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो त्रिपक्षीय संघर्ष हो या जो भी हो, कन्नौज के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। इसका मुख्य कारण ये था कि कन्नौज का जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर नदियों के प्रवाह का क्षेत्र है, और जिसके कारण यहाँ की भूमि, कन्नौज की भूमि, ये मैदानी क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है सो विंध्याचल की श्रेणी वगैरह और भी है, लेकिन वहाँ से क्या है कि मैदानी भाग में है, और जो भी नदियाँ निकलती है तो इसके कन्नौज से होकर के ही गुजरती हैं लगभग। तो होता क्या है कि वहाँ की क्षेत्र जल संपन्न है, मतलब जल से भरा पूरा है, और उसे पानी की सिंचाई की व्यवस्था परिपूर्ण रहती है, जिसके कारण वहाँ पर उपज अधिक होता है। और अब उपज अधिक होने के कारण वहाँ के राजाओं को वहाँ से राजस्व अधिक हुआ करता था, जिसके कारण हर समय कन्नौज के लिए देखिएगा कि आप युद्ध होता रहा है और बहुत सारे लोग मारे जाते रहे हमेशा। अब देखिएगा कि त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था उसमें भी देखिएगा कि कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। चलिए, तो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा से हो गया था राजश्री का विवाह। लेकिन मालवा का जो शासक था देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त, वो क्या कर दिया कि ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, और तथा राजश्री को बंदी बनाकर कहाँ डाल दिया? कारागार में डाल दिया। यही बात बोले ना भी, डाल दिया, जिसके कारण राजवर्धन को क्या आ गया? गुस्सा आ गया, क्योंकि जीजा को मार दिया, बहन को बंदी बना लिया। ये बढ़िया बात नहीं किया। ये राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। क्या कर दिया? मार डाला। परंतु देवगुप्त का मित्र गौर नरेश, ये गौड़ का जो है सो राजा था, शशांक ने धोखे से राजवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। ऐसा समझ में, जब इसकी हत्या हो जाती है तब राजवर्धन के मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की मात्र आयु में हर्षवर्धन क्या होता है? गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है साहब। और हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पर बैठता है तो उस समय अपने आप को हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से क्या करता है? अलंकृत करता है। मतलब हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। कई बार ये सवाल आया है साहब, ये भी आई है, कई बार ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए, हर्षवर्धन शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। क्लियर है साहब? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर्षवर्धन की बात बोला है तो हम लोग तो हर्षवर्धन का पूरा बात पढ़ेंगे ना फिर। चलिए, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन जो था ये चालुक्य वंश का शासक था। दोनों के बीच एक युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे, और इसमें हर्षवर्धन जो है सो पराजित हो जाता है। इसलिए करके याद रखिएगा कि हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, इसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिएगा साहब। हर्ष जो था, हर्ष का मतलब हर्षवर्धन ही समझना है, ठीक है ना। हर्ष कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष को क्या किया था? बलपूर्वक प्राप्त किया था, क्योंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म को मानता था। ये जो गौतम बुद्ध है इसका दंत अवशेष मतलब दांत का जो टुकड़ा है, ये क्या कहते हैं कश्मीर के शासकों के पास हुआ करता था धरोहर के रूप में, जिसके कारण जबरदस्ती क्या किया हर्षवर्धन उस पर आक्रमण करके उस अवशेष को प्राप्त कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्योर अनुयायी था। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया था और बौद्ध धार्मिक चीज़ों का इन्होंने उत्थान भी किया था। चलिए, बाणभट्ट ये हर्ष के दरबारी थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है बाणभट्ट। ठीक है साहब, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। हर्ष स्वयं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 संस्कृत नाटक की रचना किया। प्रियदर्शिका, रत्नावली और कौन सा? नागानंद। और याद रखिएगा साहब, ये तीनों संस्कृत का नाटक था, संस्कृत का ये नाटक था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं साहब कि नहीं साहब, ये खुद हर्षवर्धन नहीं लिखे हैं, बल्कि
धावक नाम का एक क्या कहते हैं राइटर था, इतिहासकार थे, धावक नाम के नाटककार थे और इतिहासकार थे। इनको जो है ना कुछ जो है सो इनाम दे करके अपने नाम का इन्होंने पुस्तक ये तीनों लिखवा लिया। कुछ इतिहासकार का कहना ये है कि हर्षवर्धन स्वयं जो है ये पुस्तक नहीं लिखा, बल्कि धावक जो इनके दरबारी थे उनको इनाम दे करके, इनको खुश करके अपने नाम का 3 किताबें क्या कर लिया था, लिखवा लिया था, रचना करवा लिया था इस तीनों नाटक का। ऐसा बात है, ये कहना था कुछ इतिहासकारों का। चलिए साहब, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। मतलब हर्षवर्धन एक हिंदू था और भारत में अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है, हर्षवर्धन को माना जाता है। लेकिन याद रखिए कि हर्षवर्धन ना तो कट्टर पंथी हिंदू था, ना ही जो है सो किसी धर्म के विरोध में था। मतलब ये धर्मनिरपेक्ष की बातें करता था नॉर्मली, समझ रहे हैं। लेकिन अंतिम जो है सो हिंदू सम्राट इसे माना जाता है। हर्ष के समय में मथुरा जो था ये सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। साहब इतना बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, हर्षवर्धन के समय में 2 प्रकार के महत्वपूर्ण टैक्स लगाए जाते थे। एक था हिरण्य टैक्स था, ये नगद टैक्स हुआ करता था कि नगद टैक्स जितना भी नगद टैक्स हुआ करता था, जैसे कि सड़क का टैक्स हो गया या जो भी टैक्स हुआ जो नगद रूप से दिया जाता था उसको बोलते थे हिरण्य। और जो अनाज के रूप में दिया जाता था उसको हम लोग बोलते थे भाग। और भाग जो हुआ करता था कृषि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। ठीक है साहब, कृषि उपज का 1/10 भाग। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के समय में कुछ प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे और उसका अलग अलग नाम हुआ करता था। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख अधिकारी उपरिक, ये भुक्ति का प्रशासन करते थे। देखिए भुक्ति क्या होता था, जिस तरह से हम लोग अभी राज बोलते हैं ना कि बिहार झारखंड ये सब राज है, उस समय हर्षवर्धन के समय में देश जो था ना वो भुक्ति में बचा हुआ करता था और भुक्ति अभी का राज हुआ करता था, यानी प्रांत हुआ करता था। ऐसा में और जिस तरह से अभी राज में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज में मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार से भुक्ति जो होता था वो भुक्ति होता था, उसके मुख्यमंत्री को उस समय उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपरिक। इसका मतलब ये हुआ कि उपरिक का अर्थ वर्तमान का मुख्यमंत्री, यही ना। चलिए साहब बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए कि चाट भाट, ये साधारण जो पुलिसकर्मी हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे उस समय, चाट भाट। क्या कहलाते थे, चाट भाट कहलाते थे। ठीक है साहब, साधारण जो पुलिसकर्मी, मतलब अभी वर्तमान की बात करेंगे तो होम गार्ड, बिहार पुलिस जितना भी होता है ये सब क्या होता था, चाट भाट। ऐसा में और जो अधिकारी लोग हुआ करता था इसी में पुलिस में, जैसे कि दरोगा हो गया और भी कमिश्नर हो गया, तो इस तरह के जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उसको दंडपासी, क्या कहते थे, दंडपासी। ठीक है साहब, उच्च अधिकारी को। चलिए उसके बाद बृहदेश्वर, ये अश्वसेना का अधिकारी, घोड़ा का जो अधिकारी हुआ करता था, अश्वसेना का अधिकारी, उसको क्या बोलते थे, बृहदेश्वर बोलते थे। ठीक है साहब, इतना फैक्ट्स हम लोगों को हर्षवर्धन से ध्यान में रखना है। लगभग हमको लगता है कि हर्षवर्धन का जो भी चीज़ें था वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। गांधार कला शैली का समन्वय है। बताइए गांधार कला जो है ये किस 2 शैलियों का मिश्रण है, ये बातें बताइए। किन 2 शैलियों का ये मिश्रण है गांधार कला, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, भारतीय और ग्रीक कला का ये समन्वय है, कौन सा, गांधार कला। ठीक है साहब, चलिए इससे जुड़ा हुआ बातें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाता है भारतीय प्लस ग्रीक कला का समन्वय। आप देखिए कि इस तरह का कला से संबंधित कौन सा कला, 2-3 तरह का सवाल होता है कि दक्षिण भारत की मंदिर जो है सो किस कला से संबंधित है, या किसी एक मंदिर का नाम दे दिया उसमें कौन सा कला का प्रयोग किया गया। जैसे कि आपको पढ़ाए थे पिटरा ड्यूरा, बताए थे ना, पढ़ाए थे। तो आप देखिए कि हर सेट में आपको कहीं ना कहीं कला से संबंधित एक आध सवाल ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग पूरा कर ही लेते हैं ताकि कहीं भी किसी भी सेट में मिले तो इससे बाहर नहीं जा पाए, जो भी कला से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए गांधार कला शैली भारतीय एवं ग्रीक कला का क्या है, ये समन्वय है। दोनों को मिलाने के बाद ही गांधार शैली का जो है सो विकास हुआ है। गांधार शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो तक्षशिला था। कहाँ था, जो पाकिस्तान में तक्षशिला है वो गांधार कला का जो है सो प्रमुख केंद्र हुआ करता था, क्योंकि आपको ग्रीक और भारत दोनों का प्रमुख मतलब केंद्र समझिए तो तक्षशिला के आसपास हुआ करता था, इसी वजह से वो प्रमुख केंद्र था। बुद्ध की सबसे अधिक प्रतिमा
बुद्ध का जो बनाया गया प्रतिमा आप देखते हैं ना, सबसे अधिक प्रतिमा जो प्राप्त हुई है वो गांधार कला में ही प्राप्त हुई है, गांधार कला में ही बनाया गया। देखिए याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला से बनाई गई थी, तो वो दूसरा हो जाएगा आंसर। और पूछा जाएगा कि बुद्ध की सबसे अधिक प्रतिमा किस कला के द्वारा बनाया गया, तब वो हो जाएगा अलग आंसर। तो अगर पूछा जाएगा कि बुद्ध की सबसे अधिक प्रतिमा गांधार कला में बनाई गई है, मतलब सबसे अधिक पूछेगा तो गांधार कला में, ठीक है ना। गांधार कला में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की गई है। मतलब गांधार कला में जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है ना, तो जो यूनानी लोग हैं ना, वो उसको बुद्ध नहीं मानता, उसको अपना देवता मानता है। और ये नहीं मानता है कि बुद्ध है, वो मानता है कि मेरा देवता अपोलो है, मेरा देवता अपोलो है, उसके देवता का क्या नाम है, अपोलो। तो वो बुद्ध को अपोलो मानता है, ठीक है ना। चलिए, गांधार कला का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। भारत में जो गांधार कला का विकास हुआ था किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और हम क्या बताएं कि बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा जो है सो किस कला में बनाई गई है, किस शैली में, गांधार में। और पहली अगर पूछेगा कि पहली प्रतिमा बुद्ध की किस कला में बनी थी, तो मथुरा कला में। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है सो ये मथुरा कला में बनाई गई थी, ठीक है सब, इतना बात याद रखेंगे। मथुरा कला का भी विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो गांधार कला और मथुरा कला, ये दोनों का विकास कहाँ हुआ है, कनिष्क के शासन काल में। और याद रखिएगा कि कनिष्क के शासन काल में सूती व्यापार भी भारत में शुरू हुआ था। चलिए, अब देखिए साहब, ये तो हो गया यहाँ से। अब देखिए भारत में कौन सी कलाएं हैं और कहाँ पर मंदिरों के निर्माण में किस प्रकार के कला का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में, उत्तर भारत में अगर विंध्याचल श्रेणी से ऊपर की तरफ आप देखिए, तो चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, ये सारे क्षेत्र हो गया, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है ना, इन सारे क्षेत्रों में जो मंदिरों का निर्माण हुआ करता था वो नागर शैली में, किस शैली में होता था, नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिरों का जो निर्माण होता था वो द्रविड़ शैली में, किस शैली में, द्रविड़ शैली में। तो उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों को मिला दीजिए, तब ये बन जाता है बेसर शैली। कौन सा, बेसर शैली। जिस तरह से पूछा है कि गांधार कला समन्वय है या मिश्रण है, उसी तरह आपको पूछ सकता है कि वेसर शैली निम्नलिखित में से समन्वय है। तो याद रखेंगे, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का जो समन्वय रूप देखने के लिए मिलता है वो वेसर शैली में देखने के लिए मिलता है साहब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, दक्षिण भारत के मंदिरों का जो द्वार हुआ करता था उसे गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोपुरम। और आप शायद ये बीपीएससी में सवाल पढ़े होंगे कि दक्षिण भारत की जो मंदिरों का मुख्य द्वार हुआ करता था उसे क्या कहा जाता है, तो गोपुरम कहा जाता है। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ, बेसर शैली का विकास हुआ है साहब, ये बातें अभी बोले ही हैं। चलिए, अब देखिएगा कि भारत में जो मंदिरों का विकास हुआ, खास करके हिंदू मंदिरों का, वो अधिकतर मंदिर प्राचीन काल में पंचायतन हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पंचायतन। पंचायतन किसको बोलेंगे कि एक मंदिर जो है मुख्य मंदिर हो, मेन मंदिर हो, और उसके चारों छोर पे एक छोटा छोटा सहायक मंदिर हो, तब उस व्यवस्था को बोलेंगे पंचायतन शैली। क्या बोलेंगे उसको, पंचायतन शैली। मतलब एक मुख्य मंदिर हो और उसके कॉर्नर पे, चार कोनाओं पे चार जो है सो समान मंदिर, छोटा छोटा मंदिर बना हो, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं पंचायतन मंदिर। और आप देखिए जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा मंदिर है, पुराना मंदिर है, वहाँ पर ही देखिएगा बीच में एक मुख्य मंदिर है और कॉर्नर सब पे एक एक चार मंदिर जो है छोटा छोटा बनाया गया है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, पंचायतन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायतन भी मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें एक मुख्य मंदिर एवं अन्य सहायक मंदिर से घिरा होता है, अन्य चार सहायक मंदिर से ये घिरा होता है। अब देखिए, कई बार पूछ देगा कि पंचायतन मंदिर या पंचायतन शैली का जो है सो उदाहरण कौन सा है, ऐसा में इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर ये शिव का मंदिर है और खजुराहो में है। कहाँ ये, खजुराहो में। तो कई बार तो सिंपल सवाल पूछ सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है, एकदम सिंपल सवाल। क्या बोलेंगे हम लोग, खजुराहो में है। उसके बाद देखिए 10 अवतार मंदिर, ये महाभिवियाई है,
कई बार ये पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है। और ये देखिए देवगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ भी पंचायतन शैली है, मतलब एक मुख्य मंदिर और 4 जो है सो अन्य मंदिर। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देखिए लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर ये कहाँ है? भुवनेश्वर में। गौंडेश्वर मंदिर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये सारे पंचायतन व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला एक व्यवस्था है, अगला एक शैली है जिस शैली से विकास हुआ है वह है प्राचीनकारी। प्राचीनकारी, ठीक है, प्राचीनकारी। और प्राचीनकारी जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का क्या है? उदाहरण है। प्राचीनकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये भी पूछेगा कि किसका समन्वय है, तो भारतीय शैली प्लस इस्लामिक शैली दोनों मिलके क्या बना है? प्राचीनकारी बना है। ठीक है, प्राचीनकारी शैली का जो है सो वास्तुकला का ये विकास किया है। तो अभी आप पढ़े गांधार में क्या पढ़े थे? भारत प्लस ग्रीक। ठीक है, बेसर में क्या पढ़े? द्रविड़ और नागर। द्रविड़ और नागर। और प्राचीनकारी में क्या पढ़े? भारतीय शैली प्लस इस्लामिक शैली। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस कला का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल काल में हुआ था। किस कला का? प्राचीनकारी। प्राचीनकारी कला का इंडो इस्लामिक ये मंदिर क्या कहते हैं? मंदिर मस्जिद बनाने का एक कला था जिसमें जो है सो बहुत बेशकीमती जो पत्थर हुआ करता था, बेशकीमती जो है सो जवाहरात हुआ करता था, उसको क्या कहते हैं मंदिर में जरवाया जाता था, बहुत सारे डिजाइन बनवाया जाता था। इसी को प्राचीनकारी कहा जाता था। प्रथम बार इसका प्रयोग जो हुआ था कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। भारत में शुरू हुआ मुगल काल में, लेकिन पहली बार इसका प्रयोग शुरू हुआ वो रोम में हुआ। और भारत में पहली बार जो बना था प्राचीनकारी कला से जो क्या कहते हैं मकबरा, वो था इतमाद उद्दौला के मकबरा में भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 2 बार लिखा गया, भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाएगा कि प्राचीनकारी कला का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस मकबरे में किया गया था? इतमाद उद्दौला में। ठीक है, ताजमहल में भी इस नक्काशी का प्रयोग किया गया है साहब। ठीक है साहब। चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल अगला है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है उसे क्या बोला जाता है? अलाई दरवाजा। और इसको 1311 ईस्वी में बना करके तैयार किया गया था। चलिए साहब अब देख लेते हैं हम लोग कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देख लेते हैं। कुतुब मीनार इसको बाद में बनाया गया था, इसको अलाई दरवाजा को, लेकिन कुतुब मीनार पहले बना। चलिए साहब हम लोग गेट लगवाते हैं घर में, पहले घर बनवा लेते हैं तब गेट लगाते हैं कि गेट लगा लेते हैं तब घर बनवाते हैं? हाँ तो वही बात है, कुतुब मीनार का निर्माण पहले होगा, उसके बाद उसका गेट का निर्माण होगा। चलिए साहब देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स है। चलिए कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कौन है? अलाई दरवाजा को माना जाता है। प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा को ही माना जाता है। प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा, तब अब ठीक हो जाएगा। चलिए कुतुब मीनार की नींव अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में ऐबक ने रखी थी। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे नहीं, बल्कि उसके जो गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था साहब। और जब इन्होंने निर्माण करवाना शुरू किया तो अपने जीवन काल में केवल और केवल 1 मंजिल ही बनवा पाया था। बाद में जाकर के इसका दामाद और गुलाम दोनों था इल्तुतमिश, वो जाकर के इसको पूर्ण करवाया था। तो पूछा जाएगा दोनों तरीका से सवाल कि कुतुब मीनार का नींव किसके द्वारा डाला गया था? ऐबक के द्वारा। और पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? क्या बोलेंगे हम लोग? तो इल्तुतमिश बोलेंगे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल प्रथम मंजिल बनाया था, केवल प्रथम मंजिल बनाया था। इल्तुतमिश 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया। 4 मंजिल बना दिया 225 फीट का। और कितना मंजिल? 4 मंजिल। आया समझ में? तो कुल मिलाकर के कुतुब मीनार में कितना मंजिल? 4 मंजिल। लेकिन क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ना उसी पर बिजली गिर गया तो एगो महल एगो मंजिल उसका टूट गया। तो क्या को बचा तब? 3 गो। बस फिरोज शाह तुगलक जो था ना पगला करके एगो टूटा तो 2 बनवा दिया, एगो टूटा तो 2 बनवा दिया। तब मंजिल क्या गो? 5 गो। आया समझ बात है?
चलिए वही बात लिख दिए कि फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्या हो गया, नष्ट हो गया, जिसके कारण उन्होंने 5वीं मंजिल तक 234 फीट का बना दिया। पहले सा 225 फीट, अब ये 5वीं फीट यानी 9 फीट को फिर क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक है साहब। चलिए कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऐबक क्योंकि ऐबक ने नींव डाला था, तो ऐबक के द्वारा और भी कौन चीज़ें खास है जिसको निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था साहब। इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, किससे, हाँ ऐबक से। थोड़े और भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए जो टॉपिक हम लोगों का उठाया जाता है, प्रयास रहता है कि उस टॉपिक से जो भी कॉमनली सवाल आवे, हाँ जितना इर्द गिर्द घूमेगा लगभग हाँ सबको लपेट ले। इसलिए बोले कि अगर प्रीवियस ईयर भी अगर आप बारीकी से कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम सवाल जो है सो डील हो जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए कि हज़ारे सवाल में केवल प्रीवियस ईयर सब पूछ दे एकदम सेम टू सेम उठा करके, आपको नहीं लगता 10 साल का सब बच्चा रट लेगा? तो ये सवाल पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन से साहब, इसमें कोई बट नहीं है, और मैक्सिमम सवाल यहाँ से आएगा। हमें जैसा अनुभव लगता है, हमें जैसे विश्वास है, बाकी अब हाँ चलिए ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों को दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। किसको? ऐबक को कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गया, घोड़ा से गिर करके हो गया। घोड़ा से कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिर करके हो गई, तो ऐबक की आया समझ में। तो चौगान खेल रहा था, अपने चौगिया गया। चलिए अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में किया गया। ठीक है साहब। आपको अलाउद्दीन खिलजी पता ही है कि कितना बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाने वाला जो शासक था। तो मूल नियंत्रण इसके पास ऐसा था बाजार में कि कोई व्यक्ति अगर कम तोलता था, हमको लगता है कि अगर अभी अलाउद्दीन खिलजी होता तो ट्रैफिक चौक पर जते फल बेचने वाला शरीर में मांस अभी नहीं रहता, एगो का मांस नहीं रहता शरीर में, रहता क्या नहीं रहता, एको नहीं रहता अगर अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि सब जो है सो ट्रैफिक चौक पर फल जो बेचता है ना वो कम में तोलता है, एकदम कम तोलता है। तो आप बताइए रोज के हिसाब से 250 ग्राम अगर मांस काटता, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, जो जितना कम तोलता था उतना उसके शरीर से वो मांस काट लेता था। समझ, जो व्यापारी कम तोला उसके शरीर से उतना मांस काट लेता था। इसका मतलब ट्रैफिक चौक पर 250 ग्राम रोज कम बेचता है। एगो कस्टमर का 250 ग्राम कम दिया, दिन भर में अगर 10 गो कस्टमर के दिया तो 10 किलो मांस उसका ऐसे निकल जाएगा कम से कम। अरे 250 ग्राम निकाला तो लग 2.5 किलो रोज निकला, 30 दिन में जोड़ लीजिए, पता चलेगा खाली हड्डी उसका बचेगा दफनाने के लिए, केवल यही बचेगा ना। तो इस तरह का। चलिए और उसके बाद सफाई ऐसा देगा ना कि मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है, बगल में लीजिए ना 2 बटखरा रख ले, आप ले रहेगा बोरा तौर में घुसा के रख ले। हाँ हाँ आपको बोलेगा कि 100 रुपया में 1.5 kg, आप बोलिएगा कि 2 kg नहीं दीजिएगा, बोला नहीं होगा, नहीं दीजिएगा, चलते हैं। अरे ले लीजिए जाइए ले लीजिए हाँ लाइए पूरा, हाँ अपना आदमी है। देख लीजिए दुकान चीन लीजिए, पोल के नीचे हम लगाते हैं, दे रहे हैं कम में, तो रोज आइएगा यहीं पे, आया समझ में, हाँ कम में मिल जाएगा, समझे ना। और उसके बाद तौल के दे दिया 750 ग्राम, आप भी खुश वो भी खुश। चलिए अलाई दरवाजा जो है ये इस्लामिक वास्तुकला का क्या है, उदाहरण है। ये जो बनाया गया है इस्लामिक वास्तुकला के क्या कहते हैं प्रयोग करके बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, 1000 खंबा महल एवं जमयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है साहब, क्योंकि अलाई दरवाजा आया था तो इससे जुड़ा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का और भी जो है सो वास्तुकला था, स्थापकला है, उसके बारे में हम लोग लिख दिए। चलिए बुलंद दरवाजा का निर्माण, क्योंकि ऑप्शन में था बुलंद दरवाजा, तो याद रखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। चलिए साहब बहुत बढ़िया साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। ठीक है साहब। अब देखिए ये सप्त क्रांति थी क्या, इसकी अवधारणाएं क्या थी और किस पर आधारित थी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राम मनोहर लोहिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत में समाजवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नेता था। मतलब समाजवादी आंदोलन का जो नींव डालने का अगर कहिए प्रयास किए तो वो राम मनोहर लोहिया किए। समाजवादी, हम लोग अभी देखते हैं कि समाजवादी शब्द तो हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था, क्या कहते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन समाजवाद का जो देखिए प्रैक्टिकली होना और थ्योरेटिकली होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम लोग बहुत सारे उपदेश पढ़ लेते हैं या लिख देते हैं लेकिन उस पर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। वही बात है, हमारे संविधान में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद शब्द को तो जोड़ दिया गया, लेकिन समाजवाद शब्द का मायने जो है ना वो देश में कभी भी कहीं भी प्रैक्टिकली देखने के लिए नहीं मिलता था। इसीलिए इन्होंने सप्त क्रांति की अवधारणा दिया समाजवादियों के लिए। अब देखिएगा कि सप्त क्रांति अवधारणा का उद्देश्य क्या था। पहला था कि स्त्री एवं पुरुष के बीच समानता के लिए, ये जो शुरू किया गया था ना, स्त्री और पुरुष के बीच जो समानता होनी चाहिए इसके लिए किया गया था। और सप्त क्रांति में ये अवधारणाओं में एक अवधारणा था कि स्त्री और पुरुष के बीच क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। अच्छा ये समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं की अधिकता की बात नहीं कर रहे, ये भी समझ रहे हैं ना। ये समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं की अधिकता की बात नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं का आप अधिक आरक्षण दे दीजिए, ये बात तो नहीं बोल रहे, समान दीजिए, बराबर दीजिए। ऐसा में नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित हैं, तो राम मनोहर लोहिया खुद कर रहे हैं स्त्री और पुरुष को बराबर लाइए, ये नहीं कि स्त्री को उठा दीजिए। ये बात बोल रहा है क्या? चलिए पढ़ने में मिस्टेक हो गया। चलिए नीतीश कुमार को ना है। अच्छा, राजनीतिक, आर्थिक और जाति आधारित असमानताओं को क्या करना, दूर करना है और इसके खिलाफ लड़ना है। राजनीतिक असमानता है, आर्थिक असमानता और जाति आधारित असमानता, इसको दूर करना। जातियों के लिए विनाश, जातियों के विनाश के लिए, हाँ जातियों के विनाश के लिए, मतलब जाति व्यवस्था जो है भारत में इसको खत्म करना है। ठीक है, इस तरह की बातें जो राजनीतिक में चाहे जाति व्यवस्था देखने के लिए मिले या किसी भी तरह का राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपको जाति व्यवस्था देखने के लिए मिले, इसको समाप्त करना। विदेशी वर्चस्व के खिलाफ, जो विदेशी वर्चस्व है कि दूसरे देशों का दबदबा भारत पे, चाहे वो व्यापारिक मामले में हो या फिर राजनीतिक मामले में हो, उसको कम करना। आर्थिक समानता, नियोजित उत्पादन और निजी संपत्ति के खिलाफ। देखिए निजी संपत्ति के खिलाफ आपको बताए थे जैसे मैं पॉलिटी में पढ़ा रहे थे कि समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है, कि निजी संपत्ति का उन्मूलन और निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके उसको सरकारी संपत्ति में, सार्वजनिक संपत्ति में तब्दील करना। और आप देखिए हमारे संविधान में समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए कि हमारे संविधान में को कितना माना जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को प्राइवेट किया जा रहा है और कह रहा है कि हम संविधान का रक्षक हैं, कह रहा है कि हम संविधान का रक्षक हैं और सरकारी चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है। यही है समाजवाद साहब, देख लीजिए, यह अभी का समाजवाद है। जो संविधान का भक्षक है वही बोल रहा है कि हम संविधान का रक्षक हैं। ये तो जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये समाज से के पहलुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। समाजवाद का मतलब हुआ कि निजी का उन्मूलन करना, राष्ट्रीयकरण किया जाना निजी कंपनियों को, निजी संपत्तियों को, तो इससे तो लोगों की भलाई होगी, युवा लोगों की भलाई होती। रेलवे का जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो अगर ये प्राइवेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन के कारण, इसका मतलब है कि समाजवाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना। अगर समाजवाद का प्रयोग किया जाता तो शायद अभी देश के युवाओं को बहुत सारा रोजगार भी मिल गया होता। लेकिन हम तो चीता खेल रहे हैं ना, अभी हम लोग चीता खेल रहे हैं। तो हर 10 साल तक 12 को हर साल चीता हम लोग लाएंगे और 4 महीना तक हमारा चीता दहाड़ेगा। 4 महीना रियल चीता और 4 महीना रील चीता, समझ रहे हैं। 4 महीना चीता आया तो कैमरा वैमरा चलेगा ना 4 महीना 3 महीना तक, तो सारा चीज़। अभी देखिए ना कि जो 3 बार के गवर्नर हैं, 3 बार के गवर्नर, और वो भी हमारे साहब के पेटेंट गवर्नर, बहुत करीबी गवर्नर, कौन? सतपाल मलिक। उन्होंने कहा पुलवामा हमला जो हुआ है ना,
ये सरकार की फेल्योर है। मैंने गृह मंत्री को, सेना जो है वो 5 हेलीकॉप्टर को मांगा था कि आज तक कभी भी 40 सेना का एक बार सड़क से होते हुए कॉन्वॉय कभी नहीं गया था। उसकी सेना का दौल फौज कभी भी सड़क से नहीं गया था। मैंने 5 बार चिट्ठी लिखा, सेना खुद 5 बार चिट्ठी लिखी 5 हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन गृह मंत्रालय बोला कि नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि चुनाव चल रहा है। ऐसा नहीं बात है, चुनाव चल रहा है, अभी नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। उसके बाद जो उस समय के थल सेना प्रमुख थे, जो अब रिटायर हो गए हैं, वो भी आके बोले हैं कि सही बात है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। 370 जो खत्म हुआ उस समय भी बोले, सतपाल मलिक उस समय भी बोले। और उसके बाद ये भी बोल दिए, बहुत बड़ी बात, कि जो करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के इतना सशक्त दिख रहे हैं, हवा बनाए हुए हैं, वो खुद बहुत बड़ा भ्रष्ट हैं। ये बाद में पता चलेगा, बहुत सारा करप्शन हुआ है और स्वयं वो किए हैं जो खुद को भ्रष्टाचार से मुक्त दिखाना चाहते हैं। ये शब्द बहुत बड़ी बात है। और वो करीबी जिसको 3 बार राज्यपाल बनाया गया, अब ये बोल देगा कि कांग्रेस के बातों में आ गए हैं ये, इस वजह से, क्योंकि बात को पलटने में बड़ी बात हो रहा है। आज तक आपके साथ था तो बहुत बढ़िया, आपका पोल खोल दिया तो कांग्रेस के साथ चला गया। थल सेना का आप क्या कहते हैं, समय जो है सो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी आप 1-1 साल तक बढ़ाए उनका, और अभी आपके खिलाफ में बोलेगा तो कांग्रेस ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं बात है, मतलब आपका पोल खोल दे कांग्रेस ही, दूसरा का पोल खुल जाए तो देशभक्ति, तो ये है साहब, क्या करिएगा, कोई बात नहीं। क्या बोले, कर दे ना, क्या दिक्कत है, होने दीजिए, गलत क्या बोल दिया। तो मेरा बंद करने से पहले सतपाल मलिक को बंद कर दे। हम सतपाल मलिक की बात बोले, हम अपनी बात तो बोल नहीं रही हैं। पूर्व जो थल सेना है उसकी बात बोल रहे हैं, हम अपनी बात तो बोल नहीं रहे हैं, है कि नहीं। अब बाकी मीडिया वाला इसको नहीं दिखाएगा, मीडिया वाला भी चीता खेल रहा है कि नहीं। तो चलिए, अतिक खेल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस अतिक पर ध्यान नहीं देगा, मर्डर वाले अतिक पे, तो दूसरा अतिक जो भ्रष्टाचार किए हुए है वो फंस जाएगा ना। तो एक अतिक को बचाने के लिए दूसरे अतिक पर खेल रहा है, तो एक चिता को बचाने के लिए दूसरे चिता पर भोकर रहा है कि नहीं। तो चलिए, क्या बोले, हाँ तो ठीक है, भड़काऊ बयान जब हमारे देश के जो गवर्नर, जो राज्य में प्रमुख हुआ करते हैं, जब वो दे सकते हैं और उनकी बातें हम बोले हैं। अगर हमारे तो उनका केस कपिल सिब्बल लड़ेंगे तो क्या दिक्कत है, हम लोग भीतर जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र तो है नहीं है, लोकतंत्र तो है नहीं है, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस धरती पे सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता जानते हैं, जो गलत चीजों को देखते हुए चुप हो जाता है, डेट इज महामूर्ख। ऐसा नहीं बात है। अच्छा, इसमें हम कौन गलत बात बोल दिए। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया को कवर करना चाहिए था कि नहीं। अगर सतपाल मलिक कुछ बात बोले हैं, इतनी बार गवर्नर रहे, उसमें भी जम्मू कश्मीर का रहे हैं, तो बताइए कवर करना चाहिए था, सच सच बोलिए। अगर पूर्व थल सेना अध्यक्ष कुछ बोले हैं, उसको कवर करना था कि नहीं करना था। सत्य हो या गलत हो अलग बात है, ठीक है, आरोप लगा दिए अपने ही पक्ष में, लेकिन कवर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन कवर कहाँ जाके होता है, केजरीवाल के पास। कवर कहाँ होता है, अतिक कैसे मारा गया। हाँ देखिए तो अतिक को कैसे मार दिया, तो क्योंकि एक अतिक को तो बचाना है साहब, समस्या ये है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए देखिए, हम तो समाज यहाँ की बात कर रहे थे, निजी संपत्ति, और ये हम कौन गलत बात बोल दिए। निजी संपत्ति अब जो है सो सरकारी संपत्ति अब निजी हो रहा है, तो इसमें तो हम गलत थोड़े बोले, कानून का तो संविधान का उल्लंघन तो यही हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं साहब, अगला है 5वां हो गया ना, निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी बोल दिए, तो मेरे निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए समाजवाद ये है, ऐसा बात है। तो चलिए, तो देख रहे हमारा समाजवाद ही हमें बचा रहा है। हाँ, ये नहीं कि केवल राम मनोहर लोहिया जी, हमारे संविधान का जो है सो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो चलिए, हथियार और हथियारों के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए, मतलब हथियार अगर कोई उठा रहा है या हथियारों के बल पे भारत को अगर कोई ये करना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ हमें क्या करना है, सत्याग्रह करना है। ये सारे चीजें था किसका, राम मनोहर लोहिया का जो सप्त क्रांति था उसका हिस्सा था। चलिए साहब
अगला है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। साहब देखिए, ये साहब सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा सवाल टिपिकल है, बहुत कम बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? सही बात है, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब क्या था ये समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, यह एक विवादास्पद अदालत मामला था। मतलब कुछ लोगों को, जो उस समय के साम्यवादी लोग यानी कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे, उस कम्युनिस्ट लोग को बिना किसी मतलब के केवल देश की आज़ादी में योगदान देने के लिए, राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने के अगर बढ़ाया जाता था तो इस कम्युनिस्ट लोगों को पकड़ करके अंग्रेज क्या करता था? जेल में डाल देता था। ऐसी बात है। और इसी के तहत 32 लोगों को, मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 32 श्रमिक नेताओं को, श्रमिक मतलब मजदूर नेताओं को, और उस समय जो मजदूर नेता हुआ करते थे वो कम्युनिस्ट कहलाया करते थे। ऐसे भी कम्युनिस्ट का जन्म भी मजदूर से हुआ है। ये अलग बात है कि अभी का कम्युनिस्ट मजदूर के नाम पे खुद जो है सो राज सिंहासन पर बैठ गया है, और क्या कहते हैं, खुद जो है सो अमीर हो गया, नाम मजदूर, लेकिन काम जो है सो राज सिंहासन वाला है। ये अलग बात है। लेकिन उस समय कम्युनिस्ट के जो नेता हुआ करते थे वो श्रमिकों के नेता हुआ करते थे। समझिएगा, लास्ट सवाल है। और इनको 32 जो है सो श्रमिक नेताओं को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर मेरठ में मुकदमा चलाया गया, मेरठ में ला करके। क्यों? राष्ट्रवादी विचारों को इन्होंने बढ़ावा दिया था, जिसके कारण मेरठ षड्यंत्र केस इस पर चलाया गया, और इसी को कहा गया मेरठ षड्यंत्र। इस केस में 3 ब्रिटिश साम्यवादी, फिलिप स्प्रेट, देखिए इसमें 3 ब्रिटिश समाजवादी मतलब थे अंग्रेज, लेकिन ये भी भारतीयों को, भारतीय मजदूरों को समर्थन कर रहे थे, और ये भी उनके साथ खड़े थे। इसीलिए करके 3 अंग्रेज को बंद किया गया। जब देखिए अंग्रेज ही अंग्रेज को बंद कर रहा है तो वीवीआई तो बनता है सवाल। इसीलिए करके याद रखिएगा कि तीन जो है सो ब्रिटिश साम्यवादी, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैंडले और लेस्टर हटचिंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अंग्रेज को। हो सकता है अभी एक का नाम पूछा है ना, फिलिप स्प्रेट को, हो सकता है कल के डेट में इसका नाम लेकर के पूछ दे। इस केस का जो वकालत कैदियों के समर्थन में कौन कौन किए? जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू एवं M.G. छांगला। कौन? M.G. छांगला। ये सारे वकील इसके समर्थन में, गिरफ्तार जो किया गया 32 श्रमिक, इनके समर्थन में ये वकालत कर रहे थे। ठीक है साहब। चलिए अब देखिएगा कि 16 जनवरी 1933 को 27 कैदियों को सजा दी गई, जिसमें सबसे कड़ी सजा मुजफ्फर अहमद को काले पानी की सजा दी गई। ठीक है, 16 जनवरी 1933 को 27 कैदियों को सजा दिया गया, और सबसे अधिक कड़ा सजा जो मिला मुजफ्फर अहमद को मिला, काले पानी की सजा दिया गया साहब। ठीक है ना साहब। तो यही था मेरठ षड्यंत्र। चलिए एक ऑप्शन में आपका था लाहौर षड्यंत्र, था ना, लाहौर षड्यंत्र। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए चटगांव षड्यंत्र पहले देख लेते हैं। चटगांव षड्यंत्र क्या था? देखिएगा कि चटगांव में अंग्रेजों का शस्त्रागार हुआ करता था। शस्त्रागार मतलब समझते हैं, जहां पर जो है सो हथियार वगैरह, गोली बारूद रखा जाए, उसको शस्त्रागार कहते हैं। तो ये वहाँ पर शस्त्रागार था। तो क्योंकि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो भी आंदोलनकारी नेता थे, इसको लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए ना, खास करके उग्र नेता जो थे। तो उसी में एक थे सूरसेन। कौन थे? सूरसेन चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय के एक शिक्षक थे। पेशे से ये शिक्षक थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में शिक्षक थे ये बहुत शांत स्वभाव के। लेकिन जिस तरह से शोषण किया जा रहा था, ये खुल करके अंग्रेजों के विरोध में आ गए, और अंग्रेजों के विरोध में ही नहीं आए, बल्कि ये उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल हो गए। और लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मास्टर दा। के कारण लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स लाठी चलाने के आदेश दिया, और लाठी से पीटने के कारण साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लाला लाजपत राय की मृत्यु 15 नवंबर 1928 को हो जाती है, जिसके कारण सैंडर्स को हत्या का दोषी मानकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। ऐसा बात है। चलिए अब देखिएगा साहब, जतिन दास, क्योंकि इसमें जतिन दास को भी गिरफ्तार किया गया था, और जतिन दास को जब गिरफ्तार किया गया लाहौर षड्यंत्र केस में,
सैंडर्स की हत्या के कारण गिरफ्तार किया गया, तो जेल में इनके साथ ना दोहरा व्यवहार हो रहा था। मतलब जो अंग्रेजों के समर्थक थे या अंग्रेज जो क्या कहते हैं कैदी था, उसके साथ अलग ट्रीटमेंट था, उसकी सुविधाएं अधिक थी। लेकिन जो भारतीय जो कैदी हुआ करता था उसको कोई सुविधाएं नहीं, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण ये सारे क्या कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिए। कौन? जतिन दास आंदोलन करना शुरू कर दिए, और आंदोलन करना शुरू कर दिए तो जेल में ये 63 दिन तक क्या रहे, भूख हड़ताल पर रहे, जिनके कारण इनकी क्या हो गई, 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण। ऐसा नहीं बात है। चलिए, हड़ताल के कारण यूरोपीय कैदी के सापेक्ष क्या था, भेदभाव। हड़ताल का कारण क्या था, यूरोपीय कैदी के सापेक्ष भेदभाव था। मतलब यूरोपीय कैदियों को सुविधा अधिक मिलती थी और भारतीय कैदी को एकदम अत्याचार उसके ऊपर जेल में भी किया जाता था। चलिए, जतिन दास की बात आई तो याद रखिएगा कि जतिन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे, सदस्य थे साहब। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। इस तरह से आपका 2021 का जो पीटी का प्रथम पाली था उसका हिस्ट्री क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। चलिए साहब, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी के साथ। चलिए।